दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन्होंने एक बहुत ही कम समय की सूचना पर एक बैठक आयोजित किया और अक्सर एक प्रश्न उठता है कि हर बैठक में हमारी संख्या इतनी क्यों रहती है, आगे क्यों नहीं रहती। उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जब रणनीतियाँ बनती हैं वो भीड़ में नहीं बनती। रणनीतियाँ चंद सुलझे हुए दिमाग रखने वाले लोगों के बीच में बनती है और ये बैठक किसी न किसी रूप में रणनीति बनाने की। विजय सोनकर जी ने एक प्रश्न उठाया, वो वहाँ चले गए। मदन लाल जी ने जवाब दिया, वो यहाँ से वहाँ चले गए। लेकिन इस बात का गर्व कीजिए कि वो हिंदू महासभा छोड़ करके कांग्रेस या मुस्लिम लीग में नहीं गए। यह गर्व करने वाली बात है। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है चकपाणी जी की या मुन्ना कुमार शर्मा दिवंगत कौशिक जी हो गए हैं, उनके बारे में जितनी वास्तविकता मैं, मदन लाल गुप्ता और विजेंद्र सिंह यादव 5 या 3 व्यक्ति जानते हैं, इस धरती पर वर्तमान में वो तीनों स्वयं भी नहीं जानते। ये एक सच्चाई है। तो एक केस चल रहा है 30 कोर्ट में। पिछली डेट बड़ी थी, चकपाणी का वकील आए तो हाय फाय बोलते चले गए। जज को उन्हें डांट के चुप कराना पड़ा, मिस्टर राजेश रैना। तो अंत में राजेश रैना ने एक बात कही कि रविंद्र कुमार द्विवेदी हिंदू महासभा की कार्रवाई करना जानता है, इसलिए आज यहाँ पर खड़ा हुआ, वरना इसका कोई वजह नहीं। जजियों को घुमा एक राजेश्वरी चौधरी है, जिनको जज ने खुद फोन मिलाया, उस फोन को नौकर ने उठाया। जज ने पूछा आपको नोटिस मिला? उसने कहा कि नोटिस तो मिला, पर मैं नौकर बोल रहा हूं, मैं क्या जवाब दे सकता। एक सिक्योरिटी मानव है जो राकेश गोला के घर का एड्रेस देता है, लेकिन कोर्ट का नोटिस जाता है तो कहते हैं यहाँ कोई नहीं रहता इस नाम का। जब सिक्योरिटी महाराज से फोन पर बात करते हैं, वो कहते हैं राकेश गोला जी से बात कीजिए, जैसा कहेंगे हम संभालेंगे। और राकेश गोला भी फोन लेता। ये वो हिंदू महासभा बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ बना करके हिंदू महासभा को बर्बाद करने की सुपारियां दे रखी और कोर्ट में आकर के जवाब देना इनके बस का नहीं। 27 अप्रैल की डेट है, कम से कम 4 को नोटिस मिल चुका और जज की स्पेशल वार्निंग है कि आप चारों को अपना रिप्लाई देना है। हम उनके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, तो हम जानते वो लिखेंगे हम असली की बात करते हैं, चारों की बात रखेंगे और फिर उसके बाद हमें उनका जो रिप्लाई देना, रिप्लाई देना होगा, उसमें दो कमेंट सरकारें देंगे कैसे। तो पिछले 15 सालों में जो लड़े गए वो गलत समय गलत तरीके के लोगों के द्वारा लड़े गए। हकीकत में तो आईना इनको दिखाई देगा। रही बात जो नए लोग आए, उन सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने कहा कि इनको ये दायित्व जिले स्तर पर देना है, वो निर्णय प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी का। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कई बार मेरे पास डायरेक्ट आ जाता है कि जिनको ये बना दिया गया, नीति बनी जारी कर दिया गया। मैं सभी पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि वो जो कहेंगे वो होगा, लेकिन वो सारी डिटेल प्रदेश अध्यक्ष को भेजे ताकि प्रदेश अध्यक्ष के रिकॉर्ड में वो डिटेल दर्ज हो और उसके बाद केंद्र के पास आए कि उनको ये प्रॉपर चैनल है। वो कोई भी पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो, वार्ड का हो या मोहल्ले का हो, तो एक सिस्टम को जरूर फॉलो करें। जब तक प्रदेश कार्यालय में रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा, किसी को नियुक्ति पत्र जारी करने में कोई औचित्य नहीं। प्लस जिसको भी जोड़ते हो, यदि किसी को पद देते हो, उससे आजीवन मेंबरशिप 500 रुपये कम से कम लेकर के प्रदेश कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि प्रदेश कार्यालय उसमें से केंद्र का अंश केंद्र को भेज सके। प्रदेश भी आर्थिक रूप से मजबूत हो, केंद्र भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। तीसरा विषय जो मैं कहना चाहता हूं, जो बंधुओं ने उठाया, प्रभारी। एक तो जब प्रदेश प्रभारी की बात आती है, जो प्रदेश का विषय नहीं है, वो राष्ट्र का विषय है। यदि प्रदेश के पास कोई योग्य उम्मीदवार है, वो केंद्र को सुझाए, ना कि ये बोले कि हम बना रहे हैं। ठीक है, जो केंद्र को सुझाए, प्रदेश के उस निर्णय को केंद्र तवज्जो देगा।
लेकिन होगा वो केंद्र की ओर से। रही बात, अब यदि आज हम यहाँ पर संगम विहार क्षेत्र में हैं और ये वजीरपुर विधानसभा आती है, तो ये वजीरपुर जिला हो गया। इस जिले में प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय सोनकर जी रहते हैं। अब ये विजय सोनकर जी की जिम्मेदारी है कि वो वजीरपुर विधानसभा का जिले का एक अध्यक्ष मजबूत हो, सशक्त हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, वो नियुक्त करें और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो कि अपनी सबसे पहले जिले की 40 सदस्य की कार्यकारिणी बनाए। उसके साथ साथ यदि यहाँ पर 4 या 5 निगम पार्षद मंडल है तो उस 5 मंडल अध्यक्ष घोषित करे और ऐसे व्यक्ति घोषित करे जो मंडल स्तर पर अपनी 40 सदस्य समितियां बनाए। उसी प्रकार से मदन लाल गुप्ता जी यदि तिमारपुर रहते हैं तो तिमारपुर जिले को, लेकिन जो व्यक्ति प्रदेश स्तर का पदाधिकारी होकर के और अपने ही जिले में अपने विधानसभा में गठन नहीं कर सकता तो मैं समझता हूँ प्रदेश के योग्य भी नहीं। अगर गलत कह रहा हो तो बता देना। और सबको टारगेट दिया जाए, प्रत्येक पदाधिकारी को, कि आपको हर महीने 50 आजीवन सदस्य बनाने। 50 का टारगेट दोगे तो 10 हो जाएगा। 70 जिले हैं, 70 जिले घोषित करने के बाद यदि 50 का टारगेट देके हर महीने में 10 ले आते हैं तो आपके पास 700 आजीवन सदस्य आते हैं। नगर निगम चुनाव से पहले आधी दिल्ली आपकी होगी। अगर इस प्लान पे आप चल पड़े और इसको साकार किया, और जो मैंने भी वाल्मीकि जी के चरणों में कहा कि हम 3 में से 2 मेयर बनाएंगे, यदि इस मिशन पे चल पड़े तो वो सत्य सिद्ध हो गए। वाल्मीकि मंदिर के अंदर घोषणा करके जा रहा हूँ। दूसरी बात, आज एक समय चल रहा है जब विधर्मी सर उठा रहे हैं। विधर्मी कौन है सब जानते हैं। अभी एक चर्चा चल रही थी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के साथ, कानूनी जांच के साथ, मुर्गा काटना। सदियों से एक बात कही जाती रही है कि यदि धरती पर कोई हिंदू और सनातन संस्कृति में लड़ाका रहा है तो वाल्मीकि जाति, जिन्होंने विधर्मियों के सर काट करके हमें सनातनी बनाए रखा है। वो क्यों रहा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो काटना जानते हैं बचपन से, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो सुअर हो। पशु प्रेम के नाम पर सनातन संस्कृति से बलि प्रथा को समाप्त किया जाता है इसी भारत की भूमि पर, लेकिन बकरा ईद पे बकरा काटने को समाप्त नहीं किया जाता इसी भारत की भूमि पर। ये क्यों मुसलमान और हिंदुओं के प्रति सरकार 2 तरह के रूप अपनाती है? क्यों मुसलमानों को हर जगह हर तरह की छूट देती है और हर जगह सनातनी हिंदुओं को तबाह कर देती है? आखिर क्या कारण है कि जब एक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री फटी जींस को पहनने पर बैन करने की बात करता है तो बुर्का समर्थक उसके विरोध में उतर आते हैं, जबकि वो अपने बुर्के वालों को पूरा का पूरा ढाक करके रखते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये केवल इस देश का सेकुलरिज्म है, वो धर्मनिरपेक्षता है जिसकी आड़ में 70 सालों से हिंदुओं का निरंतर दमन किया जाता रहा है और हिंदुओं के सर पर मुसलमानों को प्रश्रय दे करके उनके माध्यम से हिंदुओं को जानवरों की तरह कटवाया जाता रहा है। वो इतिहास 70 सालों से लगातार चलता आ रहा है। आगे क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के 6 साल बाद भी जो स्वयं नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा था समान नागरिक संहिता, वो लागू नहीं हो पाती। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कहा गया कि ये 13 रथ के घोड़ों वाले रथ पे सवार है इसलिए यह विवश है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से 300 से ज्यादा सीटों पर है। नरेंद्र मोदी क्यों विवश है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी भी इस्लाम के समक्ष हिंदुओं का गला कटवाने पर उतारू है? हमारी नरेंद्र मोदी जी से पहली मांग है कि सबसे पहले वो समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करवा दे और जिस दिन यह हो गया यकीन मानना सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज संपूर्ण विश्व में लहराएगा, क्योंकि वो मुसलमान वो ईसाई जो अपने धर्म ग्रंथों के अनुरूप अपने आचरण को ढालते हैं वो भी भारतीय कानून के अंतर्गत आएंगे। एक शादी का मतलब एक शादी 4 नहीं होगा, 2 बच्चे का मतलब 2 होगा, 40 नहीं होगा। शरिया का कानून खत्म होगा।